अच्छा भाई, ये देख लें। आपके पास अपने पास ये पेज खोल लें। चैप्टर 2, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। सो लास्ट वीक को जो है ना, हमने लास्ट वीक में हमने क्या किया था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, कैसे कैसे उनकी ओनरशिप्स होती हैं, कौन सी प्रॉफिट सीकिंग होती हैं, कौन सी नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, किस किस इंडस्ट्री में वो काम करती हैं। तो ये सारी हमने फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटरनली क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है। ये आज का हमारा मोटिव होगा इस चैप्टर का। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने तरीकों का हो सकता है। तो आप ये देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ऐसे बना लो, इसको मार्क कर लो फर्स्ट लाइन को, कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा काम किसको दिया जाएगा, कौन सा काम किसको दिया जाएगा, कौन कौन सा काम करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, आगे जाके हम ये देखेंगे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अंडर में लोगों को उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहें तो और दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले ज़रा डेफिनेशन को और डिटेल में देख लेते हैं। इट आउटलाइंस द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने देखा था, ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट था जिसमें लिखा हुआ था कंट्रोल परफॉर्मेंस। क्या मतलब था उसका, कंट्रोल परफॉर्मेंस का? हुदैफा आज तुम बताओ ये क्या था। खैर, कंट्रोल परफॉर्मेंस का मतलब ये था मेरे भाई कि कंपनी के अंदर पॉलिसीज होती हैं, चीज़ें डिवाइड हुई भी होती हैं, किसने क्या करना है, कैसे करना है, कौन किस चीज़ में अच्छा है, उसको क्या काम दिया जाएगा। ये चीज़ें कंट्रोल परफॉर्मेंस कहलाती हैं। यानी कि आपके कंट्रोल में होता है, आप बिफोर हैंड पहले से कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं कि क्या कुछ कैसे किया जाएगा। इसको हम कंट्रोल परफॉर्मेंस कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कंट्रोल परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात है। अच्छा, सही। अच्छा, बहुत सारे तरीके कह रहे हैं, देयर आर सेवरल पॉसिबल वेज इन विच ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड। बहुत सारे तरीकों से ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और उसमें से सारे तरीके इस चैप्टर में डिस्कस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ वो जरूरी तरीके जो कि हमें इस चैप्टर में चाहिए वो डिस्कस होंगे। एसी करेंगे तो आपको जो है वो सिर्फ ये पता होना जरूरी है कि कौन कौन से आपके पेपर के सामने जरूरी है। ओ हो, माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के कंपनी में कौन क्या करता है, किसको क्या काम दिया हुआ है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और किस तरीके से आपने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है उसको हम कहते हैं ऑन्टरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, बेसिकली हमने जो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना, जिस ऑर्डर में पढ़ेंगे, उसका मकसद ये है कि बिजनेस स्मॉल है और फिर बढ़ता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है, और बिजनेस जो है वो ग्रो हो रहा है, किसी तरह से बढ़ रहा है, नंबर्स में, सेल्स में, वैल्यू में, प्रॉफिट्स में, किसी भी तरह से। तो जाहिर है उसको ज़्यादा लोगों की, बड़े स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑन्टरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसके अंदर बिजनेस स्टार्ट होता है, अपने ओपनिंग स्टेज पे होता है, अभी शुरू ही हुआ होता है, और टिपिकली क्या होता है, स्मॉल बिजनेस होता है। This structure is built around the owner manager and is typical of small in the early stages of their development. इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है छोटे छोटे से जो बिजनेसेस होते हैं, जो कि अभी स्टार्ट ही हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई भी बिजनेस जहाँ पे ओनर खुद बिजनेस में मौजूद हो और अपने पूरे बिजनेस को खुद ही चला रहा हो। बहुत सारी दफ़ा आपने देखा होगा, आपके इलाके के मेडिकल स्टोर, आपके इलाके के छोटे बड़े स्कूल, कोचिंग सेंटर्स, ये सब क्या कर रहे होते हैं, जो ओनर होता है वो वहाँ बैठा हुआ होता है और अपने बिजनेस को खुद ही रन कर रहा होता है। कुछ 10 15 20 एम्प्लॉयज़ उसमें होते हैं, या शायद उससे भी कम भी होते हैं कभी कभी। उन सब के अंदर काम अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड हुआ हुआ होता है। जो शख्स जिस तरह की नॉलेज रखता है वो काम कर रहा होता है। और कहीं कहीं पे तो इनफैक्ट ऐसा होता है कि हर शख्स सारे काम खुद कर रहा होता है। किसी भी तरह का वहाँ पे ख़ास कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ होता कि आपने क्या करना है और आपने क्या करना है। जैसे मेडिकल स्टोर के ऊपर जो शख्स दवाएं दे रहा है वही कैश भी ले रहा है, वही दुकान भी खोल रहा है, और वही चाय भी लेके आ रहा है। तो सारे काम जो है वो सब कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एंटरप्रेन्योर, ओनर, मैनेजर, कुछ भी कह लें आप उसको, सबसे ऊपर वो साहब होते हैं, उनके अंडर में उनके सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं।
तो ये जो ओनर साहब होते हैं अपनी मर्जी से इनसे जो दिल चाहे वो काम करवा रहे होते हैं। बहुत ही छोटे स्टेज का ये बिजनेस होता है। होता क्या है यहाँ पे, फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, जल्दी जल्दी सब हो जाता है। जाहिर है एक ही बंदा है तो वो अपने सारे काम जो है वो उसके जल्दी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मेडिकल स्टोर के अंदर अगर आप देखो तो किसी कस्टमर की कोई कंप्लेन है तो ओनर वहीं मौजूद है, कंप्लेन आई उसने फ़ौरन सुनी, हल कर दी, मसला ख़त्म हो गया। ना आपको कोई बहुत हैवी अप्रूवल देने की ज़रूरत है, ना इस तरह की कोई चीज़। तो जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं, चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कंप्लेन हो, डेवलपमेंट हो, न्यू प्रोडक्ट हो, या कोई भी आपके बिजनेस के फायदे का डिसीजन हो, कुछ भी हो, तो जल्दी चीज़ें होती हैं। रिस्पॉन्सिव टू मार्केट ज़्यादा होता है, जाहिर है जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं, जल्दी इम्प्लीमेंट होते हैं, जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो मार्केट के अंदर जो भी चेंज आए फ़ौरन से वो आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो और अपने बिजनेस में वैसे ही चेंज ले आते हो। गोल कॉन्ग्रुएंस होती है, सबको अपने अपने गोल पता होते हैं। स्ट्रक्चर बड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टर ने सीनियर मैनेजर को गोल बताया, सीनियर मैनेजर ने मैनेजर को, उसने असिस्टेंट मैनेजर को, फिर सुपरवाइजर को, और फिर नीचे तक वो गोल गया। तो ऐसा नहीं होता कि असल बात का मकसद मिस हो जाए, बात शुरू से कुछ और की गई थी, नीचे जाते जाते कुछ और हो जाए। ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर ही सबको सारी चीज़ें बता रहा होता है, तो एक सबके अंदर एक कॉमन गोल यहाँ पे होता है। कंट्रोल बहुत अच्छा होता है ओनर का अपने पूरे बिजनेस पे, और सारी वर्कफोर्स में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। तो ये तरह इसके फायदे एडवांटेजेस होते हैं। इसी तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, सिर्फ एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर के नहीं, बल्कि हम आगे जितने स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सबके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसके नुकसान क्या है, कैरियर स्ट्रक्चर कोई नहीं है, आप एम्प्लॉय हो, आप जिंदगी भर एम्प्लॉय रह जाओगे, कुछ पैसे आपके ज़रूर बढ़ जाएंगे लेकिन कोई कैरियर स्ट्रक्चर नहीं है। जाहिर है आप ओनर की जगह तो नहीं आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो ही लेवल हैं, एम्प्लॉय है और उसके ऊपर एंटरप्रेन्योर या ओनर है। तो आप जो है वो हमेशा एम्प्लॉय रह जाते हो, आपके पैसे वैसे सब चीज़ें तो बढ़ी होती है, कोई कैरियर को खास लेके इसमें फ़ायदा नहीं होता। डिपेंडेंट ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द ओनर मैनेजर। असल में आपका पूरा का पूरा बिजनेस आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे, यानी ओनर की कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता है। अगर ओनर काबिल है, ओनर डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकता है, ओनर को बिजनेस की मार्केट की समझ है, तो आपका बिजनेस अच्छा होगा। वरना जो है वो आप जो है वो मसलों में फंस जाओगे। डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ इस स्ट्रक्चर के साथ नहीं हो सकती। अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, बड़ा करना है, आप इस बिजनेस से ज़्यादा बड़े स्टेज पे जाना है, तो आप इस स्ट्रक्चर में रहते हुए ये तरक्की नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसा बिजनेस जो है वो ग्रोथ से कोप नहीं कर सकता। ग्रोथ हो रही होगी तो ये फंस जाएंगे, मुश्किल आ जाएगी। एक अकेला ओनर बैठ के दूसरी ब्रांच नहीं खोल सकता, उसको नए लोगों को ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो इस स्ट्रक्चर की ये लिमिटेशन है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड स्ट्रक्चर। जब ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कंपनी बन जाता है प्रॉपर। जैसे आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि इम्तियाज़ एक छोटा सा स्टोर था, एक दुकान थी, और फिर अब फाइनली वो एक प्रॉपर एक कंपनी है जिसके अंदर डायरेक्टर्स हैं, सारी चीज़ें। तो उसके अंदर फिर क्या हुआ, जब बिजनेस थोड़ा सा बढ़ा तो उन्होंने एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना लिया कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप टुगेदर एम्प्लॉयज दैट अंडरटेक सिमिलर टास्क इनटू डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का लफ्ज़ आपने सुना होगा कंपनीज में, लोग आपको बता रहे होते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और उस डिपार्टमेंट में हूँ। तो एक ऐसी कंपनी जो कि अपने एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर से निकल गई, ग्रो हो गई, बड़ी हो गई, तो वहाँ पे फिर उसके बाद जो है वो कंपनी फंक्शनल या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती है। बज़ाहिर ये दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं। फंक्शन का मतलब काम होता है कि आप काम क्या करते हैं, और डिपार्टमेंट्स भी मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली वैसे इसी पे बनते हैं कि लोग काम क्या करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो बेसिकली इन चारों का अलग अलग काम है, और इन सब लोगों की अलग अलग डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई है, अलग डिपार्टमेंट बने हुए। दिस स्ट्रक्चर इज ऑफन फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव आउटग्रोन द एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। वही बात कि एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर जब बड़ा हो जाता है, जब वो बिजनेस बढ़ रहा होता है, तो फिर उसको मजबूरन यहाँ पे आना ही पड़ता है, क्योंकि मजीद वो उस स्ट्रक्चर में रहते हुए तरक्की नहीं कर रहा होता। तो एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर को मजीद ग्रो करने के लिए फंक्शनल या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में आना पड़ता है। इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विच हैव रिलेटिवली फ्यू प्रोडक्ट्स और लोकेशन। ऐसे बिजनेस जो अभी छोटे ही हैं, बहुत बड़े नहीं हुए हैं, एक ग्लोबल लेवल पे, कंट्री लेवल पे इस तरह से नहीं अभी तक एक्सपैंड हुए हैं, या उनके कोई 20 50 60 प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट्स नहीं है, छोटे मोटे काम वो कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंपनी के लिए आइडियल होता है ऐसा स्ट्रक्चर कि जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारी लोकेशन ना हो, वहाँ पे ऐसा स्टेबल जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबली चल सकता है। क्या होता है यहाँ पे, वहाँ पे आपने देखा ओनर होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ओनर को रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स के अंदर में फिर फंक्शंस होते हैं अलग अलग, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद फिर आप देख रहे हो लोग अलग अलग अपने अपने कामों के हिसाब से डिवाइड हुए हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो फाइनेंस के लोग हैं, वो सब फाइनेंस में, जो लोग
चीज़ों को प्रोड्यूस अच्छा करते हैं, प्लान अच्छा करते हैं, वेयर हाउस वगैरह के लोग हैं वो सब प्रोडक्शन में होते हैं। इसी तरह से सेल्स और मार्केटिंग के लोग फिर अलग आ जाते हैं। तो ये जो है वो थोड़ा सा एक ऐसा बिजनेस है जो अब एंटरप्रेन्योरल छोटे स्ट्रक्चर से बड़ा हो चुका है, और अब उसको लोगों को उनकी स्पेशलाइजेशन, उनकी स्किल के हिसाब से डिवाइड करना पड़ गया है। ये वो आपको नजर आ रहा है। इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में करते हैं तो आपको उससे बड़ा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, जब आप फंक्शनल डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं, आप ज़्यादा आउटपुट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं। पहले जो 4 लोग आपके पास थे, अब आपके पास वही 20 लोग हैं, तो आपके पास मैन पावर ज़्यादा हो गई, एनर्जी ज़्यादा हो गई, टाइम ज़्यादा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास ऐड हो जाती हैं। इसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन, जो काम पहले कोई भी उठ के कर लेता था आपके एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में, अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ वही लोग हैं जो कि चीज़ को बनाना जानते हैं, प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हैं। तो आपके प्रोडक्ट की खास स्टैंडर्ड निकल के आ जाती है, आप एक खास क्वालिटी का आइटम बनाने लग जाते हैं, और आपकी प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड या अलग अलग क्वालिटी की नहीं निकलती बार बार, बल्कि एक जैसी बन रही होती है सालों साल तक, क्योंकि आप एक खास तरीके के स्पेशलाइज इंसान से वो बनवा रहे होते हैं। इसी तरह से स्पेशलिस्ट मोर कंफर्टेबल का मतलब ये है कि जो भी स्पेशलिस्ट बनता है जिस भी डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में, सेल्स में, फाइनेंस में, वो सिर्फ अपना खास काम ही कर रहा होता है, जिस चीज़ में वो अच्छा है, जिस चीज़ की उसने पढ़ाई की है, जिसकी भी उसने डिग्री ली है। तो वो एक कंफर्टेबल लाइफ वहाँ पे, कंफर्टेबल जॉब वहाँ कर रहा होता है। और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जाहिर है अब आपकी डिपार्टमेंट, आपकी कंपनी जो है वो एक फंक्शन में डिवाइड हो गई है, तो मार्केटिंग के लोग जाहिर है तरक्की करेंगे, आगे जाएंगे, अपने डिपार्टमेंट को हेड करेंगे, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाती हैं, जो कि पीछे वाले स्टेज में नहीं थी। एम्पायर बिल्डिंग, तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे कंपनी तो ग्रो हो रही होती है। एम्पायर बिल्डिंग के अंदर क्या होता है? एम्पायर बिल्डिंग क्या कहते हैं? बेसिकली कंपनी आपकी ग्रो तो हो रही है साथ साथ, लेकिन कंपनी का लेवल बढ़ता जा रहा है, कंपनी बहुत आगे निकलती जा रही है, लेकिन बहुत कोई खास जो है वो वहाँ पे आपको अपने लिए इंडिविजुअली कुछ वहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा होता कि आप भी उसके साथ ग्रो हो रहे हो। बेसिकली वही सिमिलर बात है कि अभी तक कंपनी उस स्टेज पे नहीं गई कि आपको उस तरह का रिटर्न दे सके कि जैसे कंपनी बढ़ रही है तो आप भी उसके साथ बढ़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये वाला स्टेज नहीं आया। इसी तरह से स्लो, जैसे कि आपने वहाँ देखा था कि एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में फास्ट होती हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं। डिपार्टमेंट्स का आपस में क्लैश हो सकता है, अप्रूवल्स में टाइम लग सकता है, एक बात ऊपर तक पहुँचते हुए देर हो सकती है, चीज़ें रिजॉल्व होने में टाइम लग सकता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंक्शन। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि फाइनेंस ये चाहेगा कि मैं पैसे बचा लूँ, प्रोडक्शन ये चाहेगा कि मैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार कर लूँ, एचआर ये चाहेगा कि मैं कम से कम कॉस्ट के ऊपर बंदा हायर कर लूँ। तो क्या होगा, इन इन सब में आपस में क्लैश होगा। अगर एचआर ये चाहता है कि कम से कम कॉस्ट में बंदा हायर किया जाए, और फाइनेंस ये चाहता है कि कॉस्ट बचाई जाए, जाहिर है इन लोगों के डिसीजन, इन दोनों के मोटिव्स तो अलाइन हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चाहता है कि मेरे पास एक्सपर्ट से एक्सपर्ट तरीन बंदा और मेरे पास हाईएस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। ये बात फाइनेंस के साथ अलाइन नहीं हो रही, क्योंकि फाइनेंस ने कॉस्ट कट करनी है, कॉस्ट सेव करनी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हो जाती हैं, तो उनके क्लैश होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट से क्लैश आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा फड्डा। कैन नॉट कोप विद डाइवर्सिफिकेशन, और एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पर भी आपका बिजनेस जब डाइवर्सिफाई हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, तो आप इस स्ट्रक्चर में नहीं रह सकते, आपको अगले स्ट्रक्चर में जंप करना पड़ता है। यहाँ पे इतनी लिमिटेशन है कि बस आप कुछ हद तक ग्रो हो सकते हो और फिर फर्दर आपको अगले स्टेज पे जाना ही पड़ेगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि हमने बात की कि हर स्ट्रक्चर के अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर हो गए। अभी तक आपने देख लिया एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर आपने देखा कि फंक्शनल और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे आप अपनी कंपनी को डिपार्टमेंट्स में, फंक्शन में डिवाइड कर देते हो कि कौन शख्स किस काम में अच्छा है, किसको किस डिपार्टमेंट में रखना चाहिए, और किस शख्स की क्या स्पेशलाइजेशन है, इस हिसाब से आप अपनी कंपनी को डिवाइड कर देते हो। थर्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? डिवीजन या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट में बढ़ रही है, प्रोडक्ट से बढ़ने से मुराद है कि आपकी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन बढ़ती जा रही है। प्रोडक्ट लाइन से मुराद है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि
यूनिलीवर एक कंपनी है, वो फूड बिजनेस में भी है, नॉर नूडल्स भी बनाते हैं, लिप्टन भी है उनके पास। इसी तरह वो नॉन फूड में भी है, सर्फ एक्सेल भी है उनके पास, ठीक है ना, डव भी है उनके पास, और दूसरी शैम्पू, हेयर केयर, पूरी पर्सनल केयर की रेंज है, सब कुछ है। जब आपकी कंपनी प्रोडक्ट रेंज में इतनी बढ़ जाए, पहले तो 2-3 प्रोडक्ट्स थे ना आपके कंट्रोल में थे, लेकिन जब आपकी कंपनी प्रोडक्ट रेंज में इतनी बढ़ जाए, या दूसरी चीज डिविजनल लेवल पे बहुत बढ़ जाए। डिविजनल लेवल का मकसद यहाँ पर है कि पहले आप सिर्फ कराची में काम करते थे, अब आप पूरे पाकिस्तान में हो, तो आपको कराची डिवीजन, लाहौर डिवीजन, इस्लामाबाद डिवीजन, या साउथ डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन, या सिंध डिवीजन, पंजाब डिवीजन, कुछ ना कुछ किसी तरह से आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है डिविजनल या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। आप इसको दोनों तरह से देख सकते हो। पहले हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ रहे हैं सबसे ऊपर, फिर आपके डिवीजन आ रहे हैं। अब ये डिवीजन किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद क्या हो रहा है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। पहली एग्जांपल आप ये ले लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे है प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, 3 प्रोडक्ट हैं आपके, तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे डिवीजन 1 सर्फ एक्सेल, सर्फ एक्सेल की फैक्ट्री अलग है, सर्फ एक्सेल के सेल्स के लोग अलग हैं, सर्फ एक्सेल का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। इसी तरह डिवीजन 2, यहाँ पे आ गए नॉर नूडल्स, नॉर नूडल्स की फैक्ट्री अलग लगी है। सर्फ एक्सेल की फैक्ट्री में नॉर नूडल्स तो नहीं बन सकते, लेकिन कंपनी तो एक ही है, तो सर्फ एक्सेल की फैक्ट्री अलग है, नॉर नूडल्स की अलग है। इसी तरह से आगे जाते हैं हम अगर, तो हम कहते हैं डव शैम्पू। अब डव शैम्पू ना नॉर नूडल्स की फैक्ट्री में बन सकता है, ना सर्फ एक्सेल की फैक्ट्री में, तो उसके लिए हमें तीसरा डिवीजन कहीं खोलना पड़ेगा। तो बेसिकली जब आपकी कंपनी इतनी बढ़ जाती है कि प्रोडक्ट लाइन एक बहुत डाइवर्सिफाई हो जाए, तो आपको फिर उस फंक्शनल स्ट्रक्चर से बाहर निकलना पड़ता है, और उस फंक्शंस के ऊपर देखो, यहाँ पे भी फंक्शंस आ रहे हैं, फंक्शंस यहाँ पर भी हैं। फंक्शंस कौन से, वही एचआर, वही फाइनेंस, वही मार्केटिंग, और वही जो है वो आपकी प्रोडक्शन, लेकिन हर डिवीजन का अलग अलग, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉमन चीजें हो सकती हैं, जैसे सर्फ एक्सेल का फाइनेंस वही करता होगा जो नॉर नूडल्स का फाइनेंस करता है। क्या कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी, क्या फाइनेंशियल प्रैक्टिस अलग हो जाएंगी, क्या टैक्स सबमिशन अलग हो जाएगी, सेम होगी, ठीक है। तो कुछ कॉमन चीजें तो कॉमन रह सकती हैं, जैसे डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, नॉर नूडल्स, डव शैम्पू, सर्फ एक्सेल, इन तीनों का फाइनेंस एक हो सकता है, इन तीनों की फैक्ट्री अलग अलग होना जरूरी है, इन तीनों का सेल्स डिपार्टमेंट अलग होना जरूरी है। जो शख्स शैम्पू बेचने में अच्छा है, जरूरी तो नहीं वो नूडल्स भी अच्छे बेचता हो, सही। तो बेसिकली क्या है, जो कॉमन है, जिसको आप कह सकते हो कि ये कॉमन हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सबका एक जैसा हो सकता है, फैक्ट्री अलग होना जरूरी है। हाँ, एचआर डिपार्टमेंट भी एक जैसा हो सकता है तीनों का, तीनों के एचआर ने एक ही काम करना है ना बेसिकली। तीनों के एचआर ने रेज्यूमे उठानी है लोगों की, बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल बंदा चूज करना है, कम से कम पॉसिबल सैलरी उससे जो है वो निगोशिएट करनी है, और उस बंदे को फटाफट ऑनबोर्ड करना है। उसके बाद उस बंदे को कोशिश करनी है कि ये बंदा सालों साल मोटिवेटेड रहे, कंपनी के साथ जुड़ा रहे, और हाईएस्ट पॉसिबल अपनी मोटिवेशन के साथ काम करता रहे। तो यही सेम काम नॉर नूडल्स में होगा, यही सेम काम सर्फ एक्सेल में, और यही सेम काम डब में होगा। तो समझाने का, बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे आप किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना लो। अच्छा, पहला तो हमने ये बात कर ली प्रोडक्ट वाइज, 3 प्रोडक्ट है, तीनों का अलग अलग बना लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कराची डिवीजन, लाहौर डिवीजन, इस्लामाबाद डिवीजन। अब ये तीनों अलग अलग मार्केट्स हैं। कराची में जो प्रोडक्ट बन रही है वो कराची में खास प्राइस पे बेची जा रही है। अगर उसे कराची में बना के लाहौर भेजा जाएगा और लाहौर में बेचा जाएगा तो वो वहाँ महंगी बिकेगी। तो क्या होगा, कराची और लाहौर के प्राइस पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। तो क्यों ना हम लाहौर में एक अलग फैक्ट्री लगा लें भाई, ताकि प्राइस पॉइंट सेम हो सके। तो हम क्या करेंगे, हम डिवीजन अपने बना देंगे ज्योग्राफिकल बेसिस पे, एरिया वाइज। कराची डिवीजन, लाहौर डिवीजन, इस्लामाबाद डिवीजन, तीनों की फैक्ट्रीज अलग, तीनों की सेल्स टीम्स अलग, तीनों का फाइनेंस अलग, ठीक है। और फिर उसके नीचे फर्दर उनके वही फंक्शन जैसे अभी हमने बात की। तो डिविजनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपनी कंपनी को डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। किस किस बेसिस पे, प्रोडक्ट की बेस पे, प्रोडक्ट की बेस पे हमने बात कर ली, ज्योग्राफिक बेसिस पे, एरिया वाइज, कंट्री वाइज हो सकता है, हमने अभी सिटी की बात की, ये कंट्री वाइज भी हो सकता है। जैसे साउथ एशिया डिवीजन, ऐसा बंदा जो, ऐसी आपकी कंपनी का डिवीजन जो इंडिया, पाकिस्तान और साउथ एशिया रीजन देखेगा। इसी तरह मिडिल ईस्ट रीजन, एक ऐसा कंपनी का डिवीजन जो मिडिल ईस्ट को देखेगा। फिर यूरोप डिवीजन,
अब तीनों मार्केट अलग अलग है, कंपनी पूरी की पूरी एक जगह तो नहीं सर्वाइव कर सकती। अगर आप फूड आइटम बनाते हो, नॉर नूडल्स बनाते हो, तो साउथ एशिया में अलग तरह का टेस्ट खाया जाता है, मिडिल ईस्ट में थोड़ा और डिफरेंट है, यूरोप में बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको अपनी कंपनी को अब ज्योग्राफिक हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इंडिया में किस तरह के नूडल्स पसंद किए जाएंगे, यहाँ पे वो बनेंगे, मिडिल ईस्ट में क्या पसंद होता है वो वहाँ बनेगा, और सिमिलरली जो यूरोप में या यूएस में पसंद किया जाएगा वो वहाँ बनेगा। इसी तरह हलाल हराम आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। तो ये आपका ज्योग्राफिक डिवीजन हो गया। और फिर आपका आता है एक और तरीका, बाय कस्टमर। आप अपनी कंपनी को बाय कस्टमर्स भी डिवाइड कर सकते हो। अभी फिलहाल आसानी के लिए इसको ऐसे समझ लो कि आपकी कंपनी के अंदर दो तरह के क्लाइंट हो सकते हैं। एक ऐसा क्लाइंट जो अपने बिजनेस के लिए आपकी चीज़ खरीद रहा है, अपने बिजनेस से मुराद है एक इंस्टीट्यूट आपसे एसी खरीद रहा है, वो अपने इंस्टीट्यूट में लगाएगा, बल्क में खरीदेगा। एक दुकानदार आपसे एसी खरीद रहा है, वो उसको रीसेल करेगा। और एक दूसरा शख्स बल्क में लेगा वो भी। और एक दूसरा शख्स जो अपने घर के लिए खरीद रहा है वो एक ही पीस लेगा। सही। तो आप अपनी कंपनी को उन दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, बी टू बी और बी टू सी। यानी ऐसे तमाम लोग जो अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं, ऐसे तमाम लोग जो अपने यूज के लिए ले रहे हैं, जो रीसेल नहीं करेंगे। एक बल्क में लेगा, बड़ी क्वांटिटी में लेगा, दूसरा कम क्वांटिटी में लेगा। इधर आप महंगा बेचोगे, बल्क वाले को सस्ता बेचोगे। तो आप इस तरह से भी अपने आप को डिवाइड कर सकते हो। बी टू बी, बी टू सी पे बाद में और डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है आप लोगों का कि डिविजनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप अपनी कंपनी को प्रोडक्ट के वाइज डिवाइड कर सकते हो कि आपकी कंपनी 3 4 5 प्रोडक्ट बनाती है, सबका अलग अलग डिवीजन हो। आप अपनी कंपनी को ज्योग्राफिक सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो कि आपकी कंपनी 3 सूबों में, तीनों का अलग अलग डिवीजन है, 5 कंट्रीज में, पांचों का अलग अलग डिवीजन है, 5 कॉन्टिनेंट्स में तो सबका अलग अलग डिवीजन है, यूएस डिवीजन, यूरोप डिवीजन, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे तरीकों से। और कस्टमर वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, यानी बी टू बी और बी टू सी। Each division is likely to have a functional structure with all the departments it needs in order to operate in its particular market segment. जाहिर है फिर वही बात कि हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शनल स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि अब आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि अब आप स्पेशलाइज लोगों से ही जो है वो काम करवा रहे होते हो। तो अब आप नीचे फंक्शन में डिवाइड जरूर करते हो। डिवीजन आर लाइकली टू बी रन एज प्रॉफिट सेंटर विद देयर ओन रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि बाहिर तो कंपनी पूरी एक ही है एज अ होल, यूनिलीवर एज अ होल वन कंपनी है, लेकिन यूनिलीवर अपने सारे यूनिट्स को, नॉर नूडल्स की प्रॉफिटेबिलिटी अलग देखती होगी, सर्फ एक्सेल की प्रॉफिटेबिलिटी अलग देखती होगी और डव की अलग देखती होगी। तो वो करते क्या होंगे, कौन सा मेरा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा कमा के देता है, उसको बड़ा करना है, जो कम कमाता है उसको आहिस्ता आहिस्ता कट करते करते बंद करना है। ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल, सारे डिविजन के अलग अलग देखे जाएंगे। ईच डिवीजन इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल पार्ट ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, ईच विच इज ऑफन रेफर टू एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU। हर डिवीजन एक अलग अलग स्ट्रेटेजिक यूनिट होता है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एडवांटेजेस का सेक्शन बहुत बढ़ गया और डिसएडवांटेजेस का शायद कुछ वहीं तक ही है या कब हो गया। क्या फायदा है यहाँ पे, कंपनी ज्यादा ग्रो कर पाएगी, इनेबल्स ग्रोथ, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोडक्ट्स एंड डिवीजन। हर शख्स को पता है कि मैं सिर्फ इस खास प्रोडक्ट का जिम्मेदार हूं, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मैं किस खास एरिया का जिम्मेदार हूं, मेरा कौन सा एरिया है, मुझे कहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को चलाना है। ट्रेनिंग ऑफ जनरल मैनेजर, कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट होती है उसकी एक अच्छी ट्रेनिंग हो रही होती है, वो ग्रो हो रही होती है, वो जो है वो बिजनेस के स्ट्रेटेजिक चीज़ों को देख रहे होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं सारी चीज़ों को। इसी तरह से इजीली अडॉप्टेड फॉर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। आप अगर प्रोडक्ट वाइज डिवाइड हुए हुए हो 3 हिस्सों में, तो चौथे हिस्से में आपको मजीद डिवाइड होने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपने अपनी कंपनी को 3 प्रोडक्ट में तो डिवाइड किया हुआ है, नॉर नूडल्स, सर्फ एक्सेल और शैम्पू में। तो अगर आप एक सोप की नई कैटेगरी लॉन्च करना चाहते हो, साबुन बनाना चाहते हो, तो आपको चौथा बनाने में मजीद मसला नहीं होगा, तो आप इजीली अडॉप्ट कर लोगे। टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कॉन्सेंट्रेट और स्ट्रेटेजिक मैटर्स। आपने अपनी कंपनी को टोटल इतने सारे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हर बंदे को अलग अलग काम दे दिया। अब जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक चीज़ों पे काम कर सकती है कि अब हमें कब नई ब्रांच खोलनी है, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कौन सी चीज़ कम प्रॉफिटेबल है, किसको बंद करना है। तो ये सारी चीज़ें अब आप कर सकते हो ईजिली। पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि आपके कंपनी के ऊपर से कंट्रोल कम हो जाता है। कंट्रोल इन अ सेंस कि जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, वो चीज़ों को देख तो ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल थोड़ा सा लूज होता हुआ नजर आ रहा होता है। यहाँ पे उस तरह से नहीं होता।
लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। पूरी कंपनी के अंदर जाहिर है इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो कंपनी की अगर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन पॉलिसी ऊपर से आई है, तो उसको नीचे तक इतने सारे लोगों में डाउन द लाइन सेम तरीके से पहुंचा देना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। इसी तरह से डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन से हम मुराद है कि आपका जो, जैसे हमने अभी बात की फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अब सब फाइनेंस वालों का एक ही काम है बज़ाहिर, और आपकी कंपनी के चारों डिविजन्स के अंदर जो फाइनेंस है वो एक ही काम तो कर रहा है। तो क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चारों जगह बन रही है, फैक्ट्री है तो इक्विपमेंट सब जगह चल रहे हैं, बिजली हर जगह इस्तेमाल हो रही है, इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग या कोई चीज़ की जा रही है तो सबकी एक जगह की जा रही है। तो ये आपकी डुप्लीकेशन यहाँ पे हो जाती है, एक ही काम जो है बार बार अलग अलग जगहों पे हो रहा होता है। स्पेशलिस्ट में फील आइसोलेटेड, जो कंपनी के अंदर स्पेशलिस्ट लोग हैं वो अकेला आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। ये हम अभी आगे वाले हिस्सों में इस पर डिटेल में बात करेंगे। एलोकेशन ऑफ सेंट्रल कॉस्ट कैन बी अ प्रॉब्लम। अच्छा, जब आप ऊपर से कॉस्ट अलाइन करते हो, आप जब कंपनी की कॉस्टिंग कर रहे होते हो, बजटिंग कर रहे होते हो, ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, तो इतने सारे जब डिविजन होते हैं तो आपको वो कॉस्टिंग करने में, वो बजटिंग करने में, सारी चीज़ें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुश्किल हो रही होती है। तो ये सारे जो हैं वो मसले जो है वो अपने साथ डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो लेके आ रहा होता है। ये जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे देखनी पड़ रही होती है। तो ये हमारे टोटल अभी तक 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हो गए। इन तीनों को इसी ऑर्डर में समझ लो कि सबसे छोटा कंपनी, एक छोटा बिजनेस जो अभी स्टार्ट हुआ है, वो एक एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर कहलाता है। जब वो बिजनेस थोड़ा बढ़ जाता है, जब उसमें काम बढ़ जाता है या प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं या लोग बढ़ जाते हैं, तो हमें उसको फंक्शन में डिवाइड करना पड़ता है। और फिर फर्दर जब वो बिजनेस और ग्रो होता है, मजीद प्रोडक्ट ऐड होते हैं या मजीद जोग्राफिकली ग्रो होता है और शहरों में बढ़ रहा होता है या मुल्कों में बढ़ रहा होता है, तो फर्दर फिर हमें उसको जो है वो डिविजनल स्ट्रक्चर में या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में स्प्लिट करना पड़ता है। ये तो हमारे 3 स्ट्रक्चर्स हो गए। अब जब मजीद हमारा बिजनेस ग्रो होगा तो फिर हमें इसको चौथे स्ट्रक्चर पे ले जाना पड़ेगा, जो कि फिर हम बाद में अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं और फिर बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इंशाल्लाह।